एवरीवन, आज हम लगभग 500 क्वेश्चन हैं, 500 होंगे या 300-350 होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। और जो ये पेपर है मतलब एंसेंट इंडियन नुमिस्मेटिक्स। इसके मैंने 50 क्वेश्चन इस टॉपिक के रखे हैं और मैंने इसमें 2 ही यूनिट कवर किए हैं। सो आगे का आप बोलेंगे तो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में सिक्का प्रचलन की शुरुआत किस काल में की गई थी? किस काल में शुरू की गई थी? महाजनपद काल में। ठीक। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के कौन से माने जाते हैं? इसका आंसर होगा पंचचिह्नित सिक्के, जिसको पंचभाग कॉइन्स बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है पंचचिह्नित सिक्कों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्वेश्चन आ गया है घुमा के फिर से। पंचभाग कॉइन्स। भारत में सिक्के प्रथा का विकास मुख्यतः किस कारण से हुआ? व्यापारी विकास के कारण हुआ। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? नुमिस्मेटिक्स कहते हैं। प्रारंभिक भारतीय सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते हैं? चांदी के बने होते थे। भारत में सिक्के का सबसे प्रारंभिक रूप क्या था? सबसे प्रारंभिक रूप था पंचचिह्नित सिक्के। प्राचीन भारत में वस्त्र विनिमय प्रणाली की कठिनाई ने किसे जन्म दिया? मुद्रा प्रणाली को जन्म दिया। पंचचिह्नित सिक्कों का निर्माण किस विधि से हुआ है? पंचप्रहार विधि से हुआ है। ठीक। भारत में नियमित सिक्का प्रणाली का विकास किसने किया? महाजनपदों ने किया। प्रारंभिक सिक्कों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन होगा व्यापार। पंचचिह्नित सिक्कों का सामान्यतः कितने चिन्ह होते थे? नाम से ही पता चलता है पंचचिह्नित, तो ऑप्शन सी सही होगा। सिक्कों के प्रारंभिक उपयोग का सबसे संबंध किससे था? व्यापारिक लेन देन से। प्राचीन भारतीय सिक्कों की भार इकाई क्या थी? रत्ती। करसापड़ क्या था? प्राचीन सिक्का था। करसापड़ मुख्यतः किस धातु का बना होता था? चांदी से बना होता था। सिक्का प्रणाली के विकास से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ? ठीक है, व्यापार को सबसे अधिक लाभ हुआ था। पंचचिह्नित सिक्कों का आकार सामान्यतः कैसे होता था? अनियमित आकार होता था। प्रारंभिक सिक्कों पर अंकित चिन्ह क्या दर्शाते थे? राजकीय एवं धार्मिक प्रतीक दिखाते थे। सिक्का प्रणाली के विकास से कौन सी अर्थव्यवस्था विकसित हुई? मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था विकसित हुई। भारत में सिक्कों के उद्भव का सबसे प्रमुख कारण क्या माना जाता है? व्यापार की जटिलता। प्रारंभिक सिक्कों का निर्माण कौन नियंत्रित करता था? तो इसका ऑप्शन होगा राज्य नियंत्रित करता था। पंचचिह्नित सिक्कों के अध्ययन से क्या ज्ञात होता है? आर्थिक स्थिति पता चलता है, राजनीतिक स्थिति पता चलता है, सांस्कृतिक स्थिति पता चलता है। तो इसमें उपयोग सभी हो जाएगा। प्रारंभिक सिक्कों पर सूर्य का चिन्ह किसका प्रतीक है? धार्मिक महत्व का प्रतीक है। भारत में सिक्कों की उत्पत्ति किस ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम थी? तो शहरीकरण एवं व्यापार सही है। प्राचीन भारतीय सिक्कों का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? उत्खनन, एक्सकेवेशन। 27 क्वेश्चन नंबर है, सिक्कों का प्रयोग से किस समस्या का समाधान हो गया? वस्त्र विनिमय में कठिनाई। सही है। भारत के प्रारंभिक सिक्कों का संबंध किस युग में था? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लौह युग में। प्रारंभिक भारतीय सिक्कों में कौन सा प्रतीक अधिक मिलता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा? सूर्य का प्रयोग अधिक मिलता है। प्राचीन भारत में सिक्कों के उपयोग का सबसे प्रमुख क्षेत्र क्या था? व्यापार था। प्रारंभिक सिक्कों की शुद्धता कौन जाता था? रूप दर्शक जाता था। सिक्कों के उद्भव से समाज में क्या परिवर्तन आया? आर्थिक विकास हुआ, शहरीकरण हुआ, व्यापारिक विस्तार हुआ। डी सभी सही है। पंचचिह्नित सिक्कों पर बने चिन्ह किससे संबंधित थे? धर्म से, राज से, व्यापार से, उपरोक्त सभी से। ठीक। भारत में सिक्कों का विकास किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नगरों के विकास के साथ में। जब सिक्कों का विकास हुआ तभी नगरों का विकास हुआ। प्रारंभिक सिक्कों का सबसे बड़ा लाभ क्या था? व्यापार में सुविधा। सही है। पंचचिह्नित सिक्कों की निर्माण प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? पंचिंग। नाम से ही पता चलता है। भारत में सिक्का प्रणाली का उद्भव किस आर्थिक आवश्यकता से जुड़ा हुआ था? विनिमय में सुविधा। सही है। सिक्कों पर बने पशु पक्षी के चिन्ह क्या दर्शाते थे? धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतीक। प्रारंभिक भारतीय सिक्कों की धातु का चयन किस आधार पर होता था? उपलब्धता और मूल्य के आधार पर। सही एकदम। 40 भारत में सिक्का प्रणाली का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा? व्यापार पर पड़ा। सिक्कों के उद्भव से कौन सा वर्ग सबसे अधिक लाभान्वित हुआ? व्यापारी वर्ग। प्रारंभिक भारतीय सिक्कों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? पंचचिह्नित। सही है।
सिक्कों के माध्यम से कौन सा इतिहास सबसे अधिक स्पष्ट है? आर्थिक इतिहास सबसे अधिक स्पष्ट है, ठीक है, इसमें कुछ पूछने का ही नहीं है। भारत में सिक्के प्रथा का विकास किस सभ्यता के बाद बहुत तेजी से हुआ? वैदिक सभ्यता या नगर सभ्यता या पाषाण सभ्यता या काल सभ्यता? तो इसका हो जाएगा नगर सभ्यता। जब सिक्के आए तो नगर सभ्यता का विकास बहुत तेजी से हुआ। सिक्कों के प्रचलन से बाजार व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? व्यापार पर प्रभाव पड़ा। पंचही सिक्कों पर अंकित चिन्हों का उद्देश्य क्या था? प्रामाणिकता। भारत के प्रारंभिक सिक्कों में कौन सी धातु कम उपयोग हुई? तो इसका हो जाएगा सोना। सिर्फ गुप्ता काल में, और ठीक गुप्ता पीरियड में और कुषाण पीरियड में, ठीक। सिक्का प्रणाली का विकास संबंध किस ऐतिहासिक प्रक्रिया से था? उपरोक्त से भी, क्योंकि राज्य के निर्माण से भी था, व्यापारिक विस्तार से भी, शहरीकरण से भी था। पंचही सिक्कों के प्रयोग का काल कौन सा था? ठीक, महाजनपद और मौर्य काल सही होगा इसका। भारत में सिक्कों की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो इसका हो जाएगा आर्थिक संगठन का विकास। देखो मैंने अब उस पर ओरिजिन ऑफ कॉइन इज इन इंडिया 50 क्वेश्चन करा दिए, ठीक। अब देख लेना आप, मतलब जब पेपर आएगा आपका तो देख लेना, इससे बाहर जाएगा ही नहीं, 50 में से ही आएगा। एक समझ लीजिए मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी। अब ऐसे ही मैंने एक सेकंड टॉपिक लिया है जिसको बोलते हैं क्या, एंटीक्विटी ऑफ द कॉइनेज एज इन इंडिया, मतलब सिक्कों की प्राचीनता। भारत में सिक्कों की प्राचीनता का मुख्य प्रमाण क्या है? पुरातत्विक उत्खनन, एकदम सही है। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के कौन से माने जाते हैं? दिनार, पंचही सिक्के सही हैं। ढाई चिन्ह सिक्कों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पंचही सिक्कों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है भाई? पंचमार्क कॉइन्स कहा जाता है, ठीक। भारत में सिक्कों का प्रारंभिक प्रचलन किस काल में हुआ? तो महाजनपद काल में हुआ। पंचही सिक्कों का मुख्यतः किस धातु से बने होते हैं? तो चांदी से बने होते थे। भारत में सिक्कों की प्राचीनता किस ऐतिहासिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई है? राज्य निर्माण सही है, व्यापारिक विकास सही है, शहरीकरण से सही है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। सिक्कों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। प्राचीन भारतीय सिक्कों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन होगा व्यापारिक लेन देन। पंचही सिक्कों को सामान्यतः कितने चिन्ह होते हैं? 5 चिन्ह होते हैं। पंचही सिक्कों का निर्माण किस विधि से होता है? पंचही मतलब पंच प्रहार से होता है। सिक्कों की प्रचलित का सबसे बड़ा प्रमाण क्या मिलता है? उत्खनन। भारत के में नियमित सिक्का प्रणाली का विकास किसने किया था? महाजनपद ने। प्रारंभिक भारतीय सिक्कों का आकार सामान्यतः कैसा होता था? नियमित होता था। प्रारंभिक में अनियमित होता, उसके बाद गोल, उसके बाद गोल और अनियमित दोनों, ठीक है, याद रखना है। देखो ये सब चीज़ें आ सकती हैं और आएंगी भी, देखना चाहे। सिक्कों की प्राचीनता से किसका ज्ञान प्राप्त होता है? आर्थिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास तो हम देखेंगे, हमें सभी किसी ज्ञान प्राप्त होता है ब्रॉडली। करसापड़ क्या था? इसको आगे हमने पढ़ चुके हैं, सिक्का ही था, ठीक। करसापड़ मुख्यतः किस धातु से बना होता था? चांदी से बना होता था, ठीक। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर सूर्य का चिन्ह क्या दर्शाता है? धार्मिक महत्व। सिक्कों की प्राचीनता का संबंध किस युग से है? तो लौह युग से है, क्योंकि लौह युग से ही स्टार्ट हुआ। पाषाण युग में तो पता ही नहीं था कुछ, आधुनिक युग में तो मान लो होगा ही, ठीक। पंचही सिक्कों का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य में होता है? व्यापार में होता है भाई। रुक जाओ, थोड़ा सा साइज इसका कम कर लूँ, ठीक ठीक। सिक्कों की प्रचलितता का सबसे मुख्य कारण क्या माना जाता है? व्यापारिक विस्तार सही है। सिक्कों की शुद्धता जांचने वाले अधिकारियों को रूपदर्शक कहा जाता था, याद रखना। प्राचीन सिक्कों का अध्ययन किस प्रकार के इतिहास से स्पष्ट होता है? राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये तीनों ऑप्शन होगा सही, तो इसलिए उपरोक्त सभी। पंचही सिक्कों पर हाथी का प्रतीक क्या दर्शाता है? कृषि को दर्शाता है, युद्ध शक्ति को दर्शाता है, संगीत को दर्शाता है, शिक्षा को दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? जो हाथी है वो युद्ध अपनी क्षमता को दर्शाता है, इसलिए युद्ध शक्ति को दर्शाता है। भारत में सिक्का प्रणाली के विकास का सबसे बड़ा कारण क्या था? वस्तु विनिमय में कठिनाई, यही सही होगा। पंचही सिक्कों का प्रमुख विशेषता क्या थी? चित्रयुक्त होना, पंचहित होना, गोलाकार का होना, रंगीन होना, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन होगा बी सही, ठीक। सिक्कों की प्राचीनता के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? उत्खनन स्थलों से मिलते हैं। प्रारंभिक सिक्कों का निर्माण कौन नियंत्रित करता है? राज्य नियंत्रित करता है। सिक्कों के विकास से किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई? व्यापार में सबसे अधिक वृद्धि हुई, क्योंकि यहाँ पे यूज भी बहुत ज़्यादा होता था ना, इसलिए सबसे ज़्यादा वृद्धि भी वहीं पे हुई।
पंचशील सिक्कों पर वृक्ष का प्रतीक क्या दर्शाता था? धार्मिक आस्था को दर्शाता था, बिल्कुल। सिक्कों की प्राचीनता का अध्ययन किस विषय के अंतर किया जाता था? मुद्रा शास्त्र के अंतर। प्राचीन भारतीय सिक्कों का सबसे बड़ा लाभ क्या था? व्यापार में सुविधा, एकदम राइट। पंचशील सिक्कों में सबसे अधिक प्रयुक्त धातु कौन सी थी? चांदी थी, एकदम राइट। भारत में सिक्कों की प्राचीनता का संबंध किस सभ्यता से माना जाता है? महाजनपद। इसमें दिया नहीं, नगरीय सभ्यता का। जब देखो, जब सिक्के का प्रचलन हुआ, कॉइन्स का जब प्रचलन हुआ, तब लोग बाहर बसने लगे और मतलब व्यापार करने वाले भी आए, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, ठीक है, तो शहरों का निर्माण शुरू हो गया। सिक्कों के उद्भव से कौन सी अर्थव्यवस्था विकसित हुई? कृषि आधारित, मुद्रा आधारित? सही है। पंचशील सिक्कों पर बने चिन्ह किससे संबंधित थे? राज्य से भी संबंधित थे, धर्म से भी संबंधित थे, व्यापार से संबंधित थे। अब राज्य से क्या संबंधित थे? जो किंग का पोर्ट्रेट होता था कॉइन्स पे, ठीक, वो दिखाता था राज्य की क्षमता क्या है। धर्म से अगर बात की जाए तो उस पर स्वास्तिक भी मिला है हमको, सूर्य भी मिला है, ठीक। व्यापार की बात की जाए तो उस पर शिप मिली है, तो मैरी टाइम ट्रेड को दर्शाती थी, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक। सिक्कों की प्राचीनता का सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। पंचशील सिक्कों की भार इकाई क्या थी? बीरत्ती। प्राचीन भारतीय सिक्कों का आकार अधिकतर कैसा होता था? आकार अधिकतर कैसा होता था भाई? अनियमित होता था। प्राचीन सिक्कों का सबसे पहले देखो जो सिक्के मिले हैं उनके अनियमित थे। जब महाजनपद काल में आए हैं तो कुछ सिक्के अनियमित भी मिले हैं, कुछ हमें रेगुलर शेप में भी मिले हैं, ठीक है, मतलब रेगुलर और सॉरी, तो मैंने इंग्लिश और हिंदी सेम ही बोल दिया, मतलब कुछ हमें राउंड शेप में मिले हैं और कुछ अनियमित आकार में मिले हैं या इरेगुलर शेप में। सिक्कों की प्राचीनता से किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ? बार बार वही क्वेश्चन का आ रहा है भाई। सिक्कों पर अंकित चिन्हों का उद्देश्य क्या था? प्रामाणिकता, वहाँ की जो चीज़ें थी उनका प्रमाण दे रहे हैं वहाँ के सिक्के की, हाँ ये चीज़ें थी तभी तो सिक्के पे है। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर स्वास्थ्य चिन्ह क्या दर्शाता है? शुभता दर्शाता है, ठीक। सिक्कों के विकास का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा? व्यापार पर पड़ा। भारत में सिक्कों का उद्भव का संबंध किससे था? शहरीकरण, व्यापार, राज्य निर्माण, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। देखो जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं देख लेना, उतने में से ही पेपर में आएगा, मैं बता दे रहा हूँ पहले, क्योंकि यार एक टॉपिक की अगर 50 क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं तो उससे बाहर कहाँ से ही आ जाएगा, कहाँ से दे देंगे, मतलब देंगे तो अपने आपके सिलेबस से ही, और सिलेबस के तो सारे क्वेश्चन मैंने बना ही दिए हैं। दैट्स इट। पंचशील सिक्कों के माध्यम से किस इतिहास का अध्ययन होता है? तो उपलब्धि, क्योंकि आर्थिक, राजनीतिक और संस्कृत सबका होता है। पंचशील सिक्कों की प्रणाली किस काल से सर्वाधिक विकसित हुई? पंच चिन्हित सिक्कों की प्रणाली महाजनपद और मौर्य काल में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई। प्रारंभिक सिक्कों के निर्माण में किस तकनीकी का उपयोग होता था? पंचन, रंगाई, चित्रकारी, छपाई। तो इसमें आपका सही होगा ए। प्राचीन भारतीय सिक्कों का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है बताओ? क्योंकि आर्थिक इतिहास जान जाते हैं, वहाँ की राजनीतिक इतिहास भी जान जाते हैं, सांस्कृतिक इतिहास भी जान जाते हैं, तो इसमें उपरोक्त डी से सभी हो जाएगा। सिक्कों की प्राचीनता से कौन सा विकास स्पष्ट होता है? तो व्यापारी विकास, शहरी विकास, आर्थिक संगठन, उपरोक्त सभी। तो ये आपसे सही हो जाएगा। पंच चिन्हित सिक्कों का उपयोग मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो व्यापारियों के द्वारा। भारत में सिक्का की प्राचीनता का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? आर्थिक संगठन है, तो सही हो जाएगा। अब देखो पहला हुआ क्या? ओरिजिन ऑफ कॉइनेज एज इन इंडिया, फिर हो गया एंटीक्विटी ऑफ द कॉइनेज। उसके बाद क्या हो गया? अथॉरिटी फॉर यूजिंग कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया। आप सोचो अगर मैं 50 क्वेश्चन इसका करा दूंगा तो टीचर जो बनाएगा पेपर वो कहाँ से दे देगा? देगा तो इसी टॉपिक से ना। तो भाई पढ़ना हो तो पढ़ लो, नहीं तो मैं रोकूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने रोका तो ये ठीक नहीं होगा। प्राचीन भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार मुख्यतः किसके पास होता था भाई? राज्य के पास होता था, राजा के पास होता था। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर राजा का नाम अंकित करने का उद्देश्य क्या था? मनोरंजन के लिए? बिल्कुल नहीं। राजनीतिक अधिकार को प्रदर्शित करना? हाँ। सजावट के लिए? बिल्कुल नहीं। धार्मिक प्रचार के लिए? बिल्कुल नहीं। सिक्कों का निर्गमन का अधिकार किसका प्रतीक माना जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? धार्मिक शक्ति का? नहीं। कृषि विकास का? नहीं। सैन्य कमजोरी का? नहीं। आर्थिक संप्रभुता का माना जाता है। महाजनपद काल में सिक्कों का निर्गमन कौन करता था? जनपद करता था, एकदम सही है। पंच चिन्हित सिक्कों का निर्माण मुख्यतः किसके नियंत्रण में था? तो राज्य सत्ता के नियंत्रण में था। सिक्कों की शुद्धता का रूप दर्शक करता था।
प्राचीन भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसका प्रतीक था? राजनीतिक प्रभुत्व का। एकदम सही। फिर आ गया क्वेश्चन क्या, मौर्य काल में सिक्का व्यवस्था पर नियंत्रण किसके हाथ में था? राज्य के पास में। सिक्के पर शासन की आकृति का प्रचलन सर्वप्रथम किसने चलाया? इंडो ग्रीक ने। इन्होंने अपनी राजा की पोर्ट्रेट ही छाप दी। जैसे मेनांडर था, मेनांडर जो था सेकेंड, ठीक, उसने सबसे पहले अपने सिक्कों पे पोर्ट्रेट छापना स्टार्ट किया। ठीक। प्राचीन भारतीय सिक्कों का निर्माण किस आर्थिक आवश्यकता से जुड़ा हुआ है? व्यापार की सुविधा से ही है। ठीक। सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्य के पास होता है। सॉरी, सिक्के जारी करने का अधिकार किस प्रकार की सत्ता को दर्शाता है? धार्मिक गलत, आर्थिक और राजनीतिक सही, सामाजिक गलत, एक सही सब होंगे। कुषाण शासक ने किस धातु के सिक्के बड़े पैमाने पर जारी किए? तो क्या हो जाएगा? सोने के सिक्के। देखो, सोने के सिक्के दो ही लोग जारी कर पाते हैं, एक तो कुषाणों ने आए भाई कहे कि हाँ सोने के सिक्के जारी करेंगे। ठीक। उसके बाद गुप्ता आए और इनकी जो कॉइन्स थे इस पर माँ लक्ष्मी की इमेज मिलती है। गुप्ता शासकों ने सिक्कों को किस कारण प्रसिद्ध थे? जो गुप्ता के वो कलात्मक थे, मतलब काफ़ी अच्छे थे। सिक्कों के निर्गमन से किसका ज्ञान प्राप्त होता है? राजनीतिक शक्ति का, सांस्कृतिक प्रभाव का और राज्य की आर्थिक स्थिति का। मतलब सोने के हैं तो मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी भाई। अब प्राचीन भारत में कौन सिक्के के मानक निर्धारित करता था? राज्य मानक निर्धारित करेगा। सिक्कों पर अंकित जो प्रतीक क्या दर्शाते थे? राजकीय अधिकार, धार्मिक विचार, सांस्कृतिक प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही आंसर होगा। ठीक। मौर्यकालीन सिक्के मुख्यतः किस प्रकार के होते थे? तो पंचही सिक्के होते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिक्कों के निर्गमन का अधिकार किससे संबंधित था? संप्रभुता से, मतलब सोवर्जिनिटी से। इंडो ग्रीक शासक ने सिक्कों पर किसका प्रयोग किया, प्रारंभ किया? राजा की प्रतिमा और लेख का। ठीक। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर देवी देवताओं के चित्र क्या दर्शाते थे? धार्मिक प्रभाव। सातवाहन शासकों ने मुख्यतः किस धातु के सिक्के जारी किए? तांबा एवं सीसा के जारी किए। ठीक। सिक्के जारी करने का अधिकार किसका महत्वपूर्ण लक्षण था? स्वतंत्र राज्य का महत्वपूर्ण लक्षण था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के क्या कहलाते थे? दिनार कहलाते थे। याद रखना, सोने के सिक्के थे। सिक्कों पर शासकों की उपलब्धियां क्यों अंकित की जाती थी? सजावट हेतु, राजनीतिक प्रतिष्ठा है जो सही है। प्राचीन भारत में सिक्का निर्गमन किसका विकास हुआ? तो शहर व्यापार का भी विकास हुआ, शहरीकरण हुआ भाई, आर्थिक संगठन बने, तो इसका उपरोक्त डी सही हो जाएगा। सिक्कों के निर्गमन का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? मुद्रा शास्त्र। सिक्कों पर प्रयुक्त लिपि किसका संकेत देती है? सांस्कृतिक प्रभाव, एकदम सही। प्रशासनिक व्यवस्था, एकदम सही। भाषा, एकदम सही, डी। कुषाण सिक्कों पर किस विदेशी का प्रभाव का प्रमाण मिलता है भाई? अरब तो कोई मतलब ही नहीं है, तुर्क भी नहीं मतलब है, चीनी भी मतलब नहीं, तो यूनानी से। तभी जब ईरान वाला युद्ध हुआ था तो उसने कहा था कि हमारे जो इंडिया के साथ में, जब ट्रम्प ने कुछ इंडिया को कहा था हेल होल टाइप का, ठीक, तब ईरान ने मतलब कुछ वीडियोस डाले कि हाँ भाई हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं उसके साथ में। सिक्कों का निर्गमन किसके नियंत्रण में होना आवश्यक है? राज्य के, सही एकदम। सिक्कों की प्रारंभिकता सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाता था? पंचहित अंकित किए जाते थे, एकदम सही है। प्राचीन सिक्कों से किस प्रकार का इतिहास ज्ञात होता है? आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, उपरोक्त सभी सही होगा। सिक्के जारी करने का अधिकार किसका सूचक है? राजनीतिक स्वतंत्रता का, एकदम सही। पंचही सिक्कों का निर्गमन किस काल में अधिक हुआ? महाजनपद काल में, सही है। प्राचीन भारतीय सिक्कों की शुद्धता किससे संबंधित थी? तो राज्य नियंत्रण से, सही है। व्यापार से, एकदम सही है। आर्थिकता से, सही है। उपरोक्त सभी। सिक्कों के निर्गमन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन व्यापारिक लेन देन को सरल बनाना। गुप्तकालीन सिक्कों पर सबसे अधिक किस देवी का चित्र मिलता है? लक्ष्मी, भी मैंने पीछे बताया भी था। सिक्कों के निर्गमन में कौन सी व्यवस्था मजबूत हुई? तो कौन सी? उपरोक्त सभी, क्योंकि व्यापार भी मजबूत हुआ, राजनीतिक भी व्यवस्था मजबूत हुई, आर्थिक स्थिति तो मजबूत ही हुई। प्राचीन भारत में स्थानीय गणराज्य क्या जारी करते थे? सिक्के जारी करते थे।
सिक्कों के माध्यम से शासक क्या प्रदर्शित करते थे? तो वो शक्ति, अपनी संप्रभुता और धार्मिक विचार, तो मतलब तो सही हो जाएगा। ठीक। सिक्कों पर पशु पक्षियों के चित्र किसका प्रतीक थे? धार्मिक और सांस्कृतिक विचार सही है। कृषि गलत है, मनोरंजन गलत है, युद्ध गलत है। युद्ध के लिए क्या था? युद्ध के लिए था हाथी। मनोरंजन का तो मैंने देखा नहीं। वैसे भी समुद्रगुप्त के सिक्कों पे देखा गया है कि वो वायलिन बजा रहा है, तो भाई उस कला को देख दिया जाएगा। ठीक। कृषि के लिए देखा गया है कि पेड़ पौधे किसी किसी सिक्के पे देखा गया है, तो हो सकता है। प्राचीन भारत में स्वर्ण सिक्कों का व्यापक निर्गमन किसने किया? व्यापक निर्गमन किसने किया? प्राचीन भारत में स्वर्ण सिक्कों का व्यापक निर्गमन भाई किसने किया? कुषाणों ने किया। अगर इसमें होता ऑप्शन में गुप्ता, तो गुप्ता हो जाता, तो कुषाण से होगा। सिक्कों का निर्गमन किस आर्थिक प्रणाली का भाग था? मुद्रा अर्थव्यवस्था सही है। सिक्कों के माध्यम से किसकी वैधता सिद्ध होती थी? शासक की सत्ता। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर लेख किस लिपि में लिखा है? ब्राह्मी और खरोष्ठी सही है। इसमें तो मैंने किसी को नहीं मिला, इसमें भी कोई नहीं मिला अभी तक, इसमें कोई नहीं मिला। सिक्कों का निर्गमन किसके लिए आवश्यक था? व्यापारिक विश्वसनीयता के लिए, राजनीतिक नियंत्रण के लिए, आर्थिक स्थिरता के लिए। तो इसमें सब सही नहीं है, तो इसलिए उपयोग सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में सिक्कों की ढलाई का कार्य कौन नियंत्रित करता था? राज्य नियंत्रित करता था। सिक्कों के निर्गमन से किस वर्ग का सबसे अधिक लाभ हुआ? व्यापारी वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ। ठीक। सिक्कों पर राज्य की आकृति करने का उद्देश्य क्या था? राजनीतिक अधिकार स्थापित करना है। एकदम सही। भाई मेरा सीमा क्षेत्र यहाँ तक है, अगर आप इसमें आए तो समझ लेना मैं गुस्सा हो जाऊँगा और मैं आपसे बात नहीं करूँगा फ़ोन पे। ठीक। अब आया सिक्कों के निर्गमन की प्रक्रिया किससे संबंधित थी? तो ये राज्य की सॉवरेनिटी से भी थी, और व्यापारिक विकास से भी थी, आर्थिक नियंत्रण से भी थी। तो प्रूफ सही सभी आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में सिक्के जारी करने का अंतिम अधिकार किसके पास था? द लास्ट अथॉरिटी फॉर इशूइंग कॉइन, तो किसके पास था? तो वो जाहिर सी बात है भाई, राज्य के पास था। ठीक। अब राज्य के पास था तो राज्य कितना भी कॉइन इशू करे और सब सामान खरीद ले, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। ठीक। बाकी आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा, है ना? इकोनॉमिक्स के हैं ना। अब आ गया है ये यूनिट 2 देखा जाए, अगर देखा जाए ना तो यूनिट 2 है। अब है प्राचीन भारत में सिक्कों के निर्माण के तरीके मुझे तो पता है, आपको नहीं पता होंगे तो आप ये MCQ पढ़ लीजिए, हो जाएगा। अब इस पे 50 क्वेश्चन मैं दूंगा। ठीक। अब आप बताओ 50 क्वेश्चन से आगे बढ़ा के क्या दे देंगे वो? ये तो दे नहीं देंगे कि क्या होता है, क्या यार क्या दूँ? हाँ, संस्कृत में कुछ दे नहीं देंगे, तो ठीक है पढ़ लो भाई, विश्वास करते हैं। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? भारत के सबसे प्राचीन सिक्के भाई किस नाम से जाने जाते हैं? देखो, निस्क अगर देखा जाए ना, तो निस्क बहुत पहले मिलता था कि निस्क है, जब बार्टर सिस्टम था इंडिया में तब ऐसा बोला जाता था कि निस्क का प्रयोग होता है। ठीक। लेकिन जो भाई सही आंसर इसका होगा ये नहीं होगा। ठीक। ये होगा पंचहित सिक्के, क्योंकि ये बोला है प्राचीन भारत में सिक्के, और ये सिक्का नहीं था, ये कुछ ऐसा था जिससे हम, जैसे मतलब कौड़ी होती है, कौड़ी के बदले हम ले लेते हैं, कुछ ऐसा ही था। पंचहित सिक्के को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसका आंसर आप देंगे। भारत पंचहित सिक्कों का निर्माण मुख्यतः किस धातु से होता है? मुख्यतः तो चांदी धातु से, आंसर सही होगा। पंचहित सिक्कों पर चिन्ह कैसे बनाए जाते थे? खुदाई करके गलत, रंग भर के बहुत ही गलत है, तो ये सही होगा। ये कास्ट द्वारा होता था, कास्ट सिस्टम, मतलब कास्ट मेथड था उसका, कास्टिंग करते थे। भारत में सिक्कों का प्रचलन किस काल से माना जाता है? वैदिक काल से, महाजनपद काल से, सही है। पंचहित सिक्कों का आकार सामान्यतः कैसा होता था? अनियमित होता था भाई, या तो नहीं बोलूँ। सिक्कों की ढलाई विधि को क्या कहा जाता है? कास्टिंग मेथड। ढलाई विधि इसमें सिक्के कैसे बनाए जाते हैं? पंच मार्क की तो बहुत ही गलत है साहब, साँचे में धातु डालकर, एकदम सही है। आहत सिक्कों का दूसरा नाम क्या था? आहत मतलब आहत करके सिक्के जो बनाए जाते हैं उनको पंचमार्क कॉइन बोलते थे। ठीक। कुषाण काल में सिक्कों पर किसकी आकृति मिलती थी? कुषाण काल में केवल पशु, गलत है। केवल पेड़, एकदम गलत है। राजा एवं देवता, एकदम सही है।
सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते थे? एपिग्राफी गलत है, आर्कोलॉजी गलत है, पैलेग्राफी एकदम गलत है, नोमेस्टिक एकदम सही है। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर सर्वाधिक प्रयुक्त धातु कौन सी थी? चांदी, चांदी से वजन 13। मौर्यकालीन सिक्कों का प्रमुख प्रकार क्या था? प्रमुख प्रकार क्या था? तो पंच ही सिक्कों के प्रमुख प्रकार थे। मौर्यकालीन सिक्कों के यही प्रकार था, मैंने आंसर ही बता दिया। सिक्कों पर पंच चिन्ह लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते थे? क्या कहते थे भाई, मुझे क्या पता क्या कहते थे। गुप्तकालीन सिक्के मुख्यतः किस धातु के थे? सोने के थे। गुप्तकालीन सिक्कों पर किसकी आकृति प्रमुख थी? पशु की, राजा की, एकदम राजा की सही होगी। सिक्कों के लिए निर्माण हेतु धातु को पिघलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? देखो, जो गुप्त काल सिक्के थे उस पर मैंने देखा गया है देवता की और राजा की फोटो थी। ठीक, पशु वशु पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे। सिक्कों के निर्माण हेतु धातु को पिघलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाती थी? पचन कहते थे उसको। गलत है एकदम, गलन कहते थे। ढले हुए सिक्के किस काल के में अधिक प्रचलित हुए? ढाले हुए जो सिक्के थे किस काल में अधिक प्रचलित हुए? तो मौर्य काल में एकदम सही है, उत्तर मौर्य काल में एकदम सही है। प्राचीन भारत में सिक्के का मुख्य उपयोग क्या था? पेपर। सिक्के पर चित्र अंकित करने की विधि को क्या कहते थे? मुद्रांकन, गलन, पंचन, लेखन। तो मुद्रांकन कहते थे। इंडो ग्रीक शासकों ने भारतीय सिक्कों पे कौन सी नई विशेषता जोड़ी? चित्रलेखन, केवल प्रतीक, पंचचिन्ह। देखो, पंचचिन्ह तो भाई वैसे भी था, केवल प्रतीक ये भी वैसे ही था, बिना करते कोई मतलब ही नहीं है। चित्र एवं लेखन, इन्होंने पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट कर दिया राजा के। सबसे पहले स्वर्ण सिक्के व्यापक रूप से किसने चलाए? मौर्य ने चलाए, कुषाण ने चलाए, शुंग ने चलाए, सातवाहन ने चलाए। किसी ने नहीं चलाया तो मैंने चलाए होंगे भाई। नहीं, मैंने नहीं चलाए थे, कुषाण ने चलाए थे। कुषाण के प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? दिनार के नाम से जाने जाते थे। सिक्कों पर लेख किस लिपि में मिलते हैं? ब्राह्मी और खरोष्टी में मिलते हैं। सातवाहन सिक्कों में प्रमुख धातु कौन सी है? थी, है क्या है? अभी है नहीं है। तांबा और शीशा। सातवाहन में तांबा शीशा का प्रयोग कर लिए भाई। ये लोग शीशा के कॉइन्स बनाने लगे, क्योंकि जो कास्ट कॉइन बनाने का तरीका था तो उसमें क्या करते थे, कास्टिंग में पहले किसी मेटल को पिघला लेते थे, उसके बाद उसको साँचे में डाल देते थे, बस उसी का शेप ले लेता था। तो भाई जो चांदी बनाने में उस पर भी पैसा बहुत लगता है, समझते ही हैं आप, बहुत महंगी हो गई है चांदी। सिक्कों के माध्यम से किसका ज्ञान प्राप्त होता है? तो सिक्कों के माध्यम से अर्थव्यवस्था का विज्ञान और धर्म का विज्ञान और राजनीतिक व्यवस्था का भी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। पंच सिक्कों पर कितने चिन्ह होते हैं? 20 चिन्ह होते हैं। जब पंच चिन्ह नाम है तो 5 चिन्ह होंगे। सिक्कों की शुद्धता जांचने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? रूप दर्शक कहते थे। गुप्तकालीन सिक्कों की उत्कृष्टता का मुख्य कारण क्या था? कलात्मकता। प्राचीन सिक्कों पर सूर्य, वृक्ष, पशु आदि क्या दर्शाते थे? मनोरंजन, प्रतीकात्मक चिन्ह, व्यापारिक वस्तुएं, कृषि। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सिक्कों के निर्माण में प्रयोग होने वाला साँचा क्या कहलाता था? पर भाई ये तो क्या दिखा रहे हो। सिक्कों के निर्माण में प्रयोग होने वाले साँचा क्या कहलाता था? तो मोल्ड कहलाता था, मोल्ड। ठीक। आहत सिक्कों की विशेषता क्या थी? ये मशीन से बने होते थे। गलत है भाई। रंगीन, गोलाकार, पंचहित होते थे। किस काल में सिक्कों पर राजा की प्रतिमा स्पष्ट रूप से मिलने लगी? तो इंडो ग्रीक में। प्राचीन भारतीय सिक्कों के अध्ययन से किस इतिहास को समझने में सहायता मिली? सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक। गुप्तकालीन सिक्कों पर किस देवता का चित्र मिलता है? देवता का लक्ष्मी जी की मिलती है भाई। सिक्कों पर प्रयोग की गई भाषा क्या कीजिए? सांस्कृतिक भी थी, धार्मिक थी, शासन व्यवस्था भी थी। भारत में सबसे पहले नियमित सिक्का प्रणाली किसने विकसित की? महाजनपद ने। सिक्कों पर अंकित चिन्ह का उद्देश्य क्या था? पहचानी और प्रमाणिकता कि हमारे सिक्के हैं भाई, वो है हमारे सिक्के हैं। सिक्कों का वजन किससे नियंत्रित किया जाता था भाई? राज्य के द्वारा। इतनी बार आया है कि आपको याद हो गया होगा, यही फायदा है। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर हाथी का चिन्ह क्या दर्शाता है? युद्ध शक्ति। सिक्कों की ढलाई में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? पत्थर, कपड़ा, लकड़ी, मिट्टी का साँचा सही है। कुषाण सिक्कों पर किस विदेशी प्रभाव का प्रमाण मिलता है? फारसी, अरबी, चीनी। तो यूनानी एकदम सही आंसर होगा।
भारतीय सिक्कों में मिश्र धातु के प्रयोग का उद्देश्य क्या था? मजबूती और लागत नियंत्रण। सिक्कों पर देवी देवताओं की आकृति किसका संकेत है? तो इसका ऑप्शन होगा धार्मिक प्रभाव का। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? दिनार। सिक्कों के निर्माण और तकनीक में सुधार का मुख्य कारण क्या था? व्यापार एवं विस्तार। सिक्कों पर लेख अंकित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था? चित्रकारी। गलत है, मुद्राक्षर सही है। प्राचीन भारत में ताम्र सिक्कों का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता था? लेन देन के लिए। लेन देन के लिए, चलो ठीक है। सिक्कों पर शासक का अंकित करने का उद्देश्य क्या था? सिक्कों पर जो शासक का नाम था वो अंकित करने का भाई बहुत मजा आता था, इसलिए अंकित कर देते थे। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, वो राजनीतिक अधिकार दिखाना चाहते थे, इसलिए कर देते थे। ठीक। प्राचीन भारतीय सिक्कों के निर्माण की प्रमुख विधियाँ कौन सी थी? तो प्रमुख विधियाँ कौन सी थी भाई, बताओ जल्दी बताओ। तो प्रमुख विधियाँ जो थी वो कौन सी थी? अरे यार, काहे ही मिटा रहा हूँ मैंने ही बनाया है ना। कौन सी थी मेथड की विधियाँ, बता दूँ? उसे बताओगे तो नहीं। तो प्रमुख जो विधि थी वो आहत एवं ढलाई थी। ठीक। ऐसे ही मैंने 50 क्वेश्चन डालने हैं, जानते हो किसके? नुमिस्मेटिक कॉइन एंड मेट्रोलॉजी एंटीक्विटी एंड से बहुत लोगों को समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आया था पहली बार। जब मैंने कई बार पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया। जब मुझे समझ में आ गया ना, तब मैंने सोचा अब किसी और को समझाऊँ। कोई मुझसे मिला नहीं तो मैंने सोचा आप लोगों को समझा देता हूँ। नुमिस्मेटिक्स का संबंध किससे था? सिक्कों के अध्ययन से। भाई अगर आप यहाँ तक आ गए हैं देखते तो कसम से आप गजब के इंसान हैं। आई लव यू। सिक्कों के अध्ययन को हिंदी में क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। मेट्रोलॉजी का संबंध किससे है? मापन विज्ञान से। कॉइन मेट्रोलॉजी के मुख्यतः किसका अध्ययन किया जाता है? वजन और माप तौल। देखो भाई, मेट्रोलॉजी का ही मतलब होता है मापन हिंदी में, और इंग्लिश में मापन का मतलब होता है मेट्रोलॉजी। प्राचीन भारतीय सिक्कों का भार मापने की इकाई क्या थी? रत्ती थी। एक रत्ती का संबंध किससे था? तो गूंजा की बीज से। ठीक। प्राचीन भारत में सिक्कों का मानक भार किससे निर्धारित किया जाता था? राज्य से। एंटीक्विटी शब्द का अर्थ क्या है? प्राचीनता। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के कौन से माने जाते हैं? पंचीहित सिक्के। पंचीहित सिक्कों का आकार सामान्यतः कैसा होता था? अनियमित होता था। एकदम राइट है। सिक्कों का आकार किस पर निर्भर करता था? धातु की काटने की विधि पे। एकदम सही है। प्राचीन सिक्कों के, एक मिनट, कुछ छोड़ तो नहीं दिया। प्राचीन सिक्कों के अध्ययन से किसका ज्ञान होता है? तो इससे सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक का विज्ञान होता है। ठीक। प्राचीन भारतीय सिक्कों पे सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी थी? एल्युमिनियम। चांदी एकदम सही होगी। सिक्कों की शुद्धता जांचने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? ब्राह्मणी कहा जाता था, सेनापति कहा जाता था, अनुमति कहा जाता था। ये तीनों गलत है, तो यही रूपदर्शक सही होगा। कर्षपना क्या था? भूमि कर था, गलत है। प्राचीन सिक्का था, एकदम सही है भाई। कर्षापड़ का संबंध किससे था? कर्षापड़ का संबंध लखनऊ यूनिवर्सिटी से था, तो इसका अपना चांदी से था। ये चांदी के होते थे। प्राचीन सिक्कों पर बने चिन्ह क्या दर्शाते थे? मनोरंजन, धार्मिक और राजनीतिक प्रतीक सही है। गुप्तकालीन सिक्कों पर सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? कलात्मकता। इसमें बड़ी भर के थी। कुषाण सिक्कों पर किसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो उन पर यूनानियों का प्रभाव अधिक दिखाता है, क्योंकि कुषाण बाहरी थे। ठीक है, याद रखना। सिक्कों पर राजा की प्रतिमा सर्वप्रथम किसने चलाई? इंडो ग्रीक ने चलाई। प्राचीन सिक्कों का गोल आकार किस काल में अधिक प्रचलित हुआ? इंडो ग्रीक काल में। सिक्कों के वजन का अध्ययन क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी, अभी बताया है मैंने। प्राचीन सिक्कों पर हाथी का चिन्ह क्या दर्शाता था? युद्ध शक्ति। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के क्या कहलाते थे? दिनार। सिक्कों के आकार एवं एकरूपता क्यों आवश्यक थी? सजावट हेतु, धार्मिक कारणों से, एक मनोरंजन हेतु, तो व्यापारिक सुविधा हेतु। पंचशील सिक्कों पर सामान्यतः कितने चिन्ह होते थे? 50। सिक्कों के अध्ययन 5 होते थे भाई। पंचशील नाम है तो 5 ही होंगे ना, बार बार क्या ही बताऊँ, मैं गुस्से में बता देता हूँ कभी कभी। सिक्कों के अध्ययन में से व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है, क्योंकि उन पर चित्र बने हुए थे, वह विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते थे, वह रंगीन होते थे, वह बड़े होते थे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा।
सातवाहन सिक्कों में मुख्यतः किस धातु का उपयोग हुआ? सोने का, चांदी का, लोहे का। तो इसमें चांदी सही होगा। गलत होगा, क्योंकि सातवाहन पूछा है। तो सातवाहन ने सबसे पहले शीशा का यूज किया। सिक्कों के निर्माण में ढलाई विधि को क्या कहते हैं? ढलाई विधि को कास्टिंग कहते हैं। आहत सिक्कों में अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पंचमार्क कॉइन कहते हैं। सिक्कों की प्राचीनता ज्ञात करने में कौन सहायक है? तो धातु सही है, ठीक है, क्योंकि प्राचीनता पता चलेगा कौन कब यूज कर रहा है, क्योंकि हमने देखा है कुषाण ने गोल्ड यूज किया है और गुप्ता ने यूज किया है। लिपि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपि जैसे उसमें ब्राह्मी है या तो भाई इंडियन है, अगर कोई दूसरी एक रोस्टी या कोई और है तो यूनानी होगी, ठीक। जैसे एक यूनान एक इंडो ग्रीक शासन था तो उसके सिक्के पे मिला है शहंशाहो, राजाओं के राजा, चिन्ह का भी प्रयोग होता है। भारत में नियमित सिक्का प्रणाली का विकास किस काल में हुआ? महाजनपद काल में हुआ। सिक्कों के अध्ययन का प्रमुख स्रोत क्या है? अभिलेख, पुरातत्व, उसका साहित्य। तो सही। सिक्कों के आकार में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या था? व्यापारिक विकास। प्राचीन सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस काल में अधिक मिलती है? गुप्ता कहाँ है भाई? गुप्ता काल में। सिक्कों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? धातु के आधार पर, आकार के आधार पर, भार के आधार पर। तो सभी। सिक्कों के वजन की मानक प्रणाली किसके लिए आवश्यक थी? व्यापारी लोगों के लिए। प्राचीन सिक्कों में सबसे अधिक कलात्मक किस सिक्कों में मिलते हैं? गुप्ता में। सिक्कों में प्रयुक्त लिपि से क्या ज्ञात होता है? गलत नहीं है, क्योंकि संस्कृति भी पता चलती थी, भाषा भी पता चलती थी, प्रशासन भी पता चलती, सभी। प्राचीन भारतीय सिक्कों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सजावट के लिए, व्यापारिक लेन देन के लिए, ठीक। उसके बाद क्या है? सिक्कों की बनावट से किसका ज्ञान मिलता था? कला का, धार्मिक प्रचार का, तकनीक का। तो इसमें तीनों सही हैं, ठीक। सिक्कों के अध्ययन से किस प्रकार का इतिहास सबसे अधिक स्पष्ट हुआ? आर्थिक इतिहास सबसे अधिक स्पष्ट हुआ। प्राचीन भारतीय सिक्कों के लिए सबसे सामान्यतः कौन है? प्राचीन भारत में सिक्कों के लिए सबसे सामान्य आकृति कौन सी थी भाई? गोलाकार थी, तो गोलाकार लिख देते हैं। अरे ये क्या बना दिए मालिक, ठीक। सिक्कों पर अंकित पशु पक्षी क्या दर्शाते थे? धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक। सिक्कों की मापन प्रणाली का संबंध किससे था? व्यापारिक विश्वसनीयता से था। गुप्तकालीन सिक्कों की भाषा मुख्यतः क्या थी? संस्कृति थी। प्राचीन सिक्कों की खोज मुख्यतः कहाँ से होती है? उत्खननों से होती है। सिक्कों के भार में कमी का मुख्य कारण क्या था? धातु की कमी, व्यापारिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता। तो प्रूफ डी हो जाएगा सभी। कॉइन मेट्रोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिक्कों की भाषा पढ़ना। भाई मेट्रोलॉजी में भाषा पढ़ोगे? सिक्कों की पूजा करना नहीं, ये भी ठीक है। चित्र बनाना एकदम गलत है, एकदम ये सब गलत है, ठीक। तो इसका मतलब बी सही होगा। प्राचीन भारतीय सिक्कों का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि आर्थिक एवं राजनीतिक इतिहास की ये जानकारी बताता है। तो अब हमारा ये सेक्शन खत्म, ठीक, मेट्रोलॉजी वाला। अब हमारा आ गया दूसरा सेक्शन, पंचमार्क कॉइन्स, क्वालिफिकेशन एंड सिंबल। देखो यार अभी कितना बचा है भाई, ख़त्म हो जाऊंगा। 35 दूना 70। ओरी मोरी मैया, देख लेता हूँ कितना है अभी। ओ इधर के पेज खाली हैं, कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा अब। तो हम कहाँ और तुम कहाँ हैं? हम इस पार, तुम उस पार। चलो शुरू करते हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 50 हैं कॉइन्स की क्लासिफिकेशन एंड सिंबल पर। तो पहला क्वेश्चन है, पंच चिन्हित सिक्कों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसका आंसर मैं दूंगा, हाँ बिल्कुल मैं दूंगा। तो इसका अर्थ में पंचमार्क कॉइन्स कहते हैं इसको। पंच सिक्के भारत में सर्वप्रथम किस काल में प्रचलित हुए? महाजनपद काल में। पंचचिह्नित सिक्कों का निर्माण किस विधि से होता है? पंच प्रहार विधि से होता है। पंचचिह्नित सिक्कों का पर सामान्यतः कितने चिन्ह होते हैं? 5 चिन्ह होते हैं। पंचचिह्नित सिक्कों के मुख्यतः किस धातु से बने होते हैं? चांदी से बने होते हैं। पंचचिह्नित सिक्कों का आकार सामान्यतः कैसा होता था? अनियमित होता था।
क्योंकि इसे मारे ठोकर कहाँ से पता चले भाई कि वो किस चीज़ से गोल है या चौखंटा है, कहाँ है। पंचहित सिक्कों को हिंदी में क्या कहा जाता था? हिंदी में भाई, हिंदी में क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहते थे। ठीक। पंचहित सिक्कों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धार्मिक कार्य, गलत, व्यापारिक लेन देन। पंचहित सिक्कों का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत। पंचहित सिक्कों पर सूर्य का चिन्ह क्या दर्शाता है? कृषि, राजकीय सत्ता, धार्मिक प्रतीक सही है। पंचहित सिक्कों पर सबसे सामान्य प्रतीक कौन सा था? सूर्य, क्योंकि सूर्य बहुत बार मिला है, बहुत सारे सिक्कों पे मिला है। पंचहित सिक्कों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो कुछ चिन्ह के आधार पर भी किया जाता है, ठीक, धातु के आधार पर भी किया जाता है, भार के आधार पर भी किया जाता है, ठीक। तो इसमें उपरोक्त सही हो जाएगा। पंचहित सिक्कों पर हाथी का चिन्ह युद्ध की शक्ति को दर्शाता है। पंचहित सिक्कों पर वृक्ष का प्रतीक धार्मिक आस्था को दिखाता है। पंचहित सिक्कों पर सबसे प्राचीन प्रकार किससे संबंधित है? महाजनपद से संबंधित है, ठीक। पंचहित सिक्कों के निर्माण में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक कौन सी थी? कास्टिंग, पंचिंग सही है, ठीक। पंचहित सिक्कों में के चिन्ह किसके द्वारा लगाए जाते थे? तो राजा के द्वारा, हाँ भाई, नहीं, पंच द्वारा। पंचहित सिक्कों पर बने चिन्ह क्या दर्शाते थे? राज्य एवं धार्मिक प्रतीक को दर्शाते थे। पंचहित सिक्कों की प्रमुख विशेषता क्या थी? पद चिन्ह होना। पंचहित सिक्कों पर स्वास्तिक चिन्ह क्या दर्शाता था? समृद्धि, कृषि, समृद्धि और सुविधा। पंचहित सिक्कों पर प्रवर्तक का प्रतीक क्या था? प्रकृति शक्ति। पंचहित सिक्कों में प्रयोग होने वाले भार इकाई क्या थी? रत्ती। पंचहित सिक्कों में की शुद्धता कौन जांचता था? रूप दर्शक। बहुत धीरे बोलूँगा, सर दर्द करने लगा है मेरा। 41 मिनट हो गया ऑलरेडी, बहुत तेज टाइम बीत रहा है भाई, पेपर भी आ गया। 24 पंचहित सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, या अध्ययन से क्या ज्ञात होता है? आर्थिक स्थिति एकदम सही, धार्मिक सही, उपरोक्त सभी सही होगा सब। पंचहित सिक्कों पर बैल का प्रतीक क्या दर्शाता है? कृषि की शक्ति सही। मुझे लगा किसी और को दर्शाता है। 26वां क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन है भाई कि पंचहित सिक्कों में का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य के में होता है? व्यापार में। पंचहित सिक्कों की खोज मुख्यतः कहाँ से हुई? जंगलों से, नदियों से, पर्वतों से, खनन स्थलों से। पानी पी लेता हूँ, ठीक, तब तक 2 सेकेंड की बात है, आप रुक जाओ 2 सेकेंड। पंचहित सिक्कों के चिन्ह का संबंध किससे था? राज्य से था, धर्म से था, व्यापार से था, ठीक। और उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। पंचहित सिक्कों में चिन्ह अंकित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? पंचचिन्ह उसको कहते थे। पंचहित सिक्कों का प्रमुख आकार कैसा होता था? अनियमित होता था। देखो, जो अनियमित इसलिए होता था क्योंकि तो आप खुद ही सोचो, किसी चीज़ पे अगर हम कुछ दाब के बनाएं तो उसका शेप निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक। तो पंच करते थे जब हम, तो पंच में ऐसे किसी चीज़ को पंच की तो थोड़ी सी इधर निकल गई, थोड़ी सी इधर निकल गई, तो मतलब इरेगुलर शेप हो जाता है, ठीक। पंचहित सिक्कों का चक्र चिन्ह क्या दर्शाता है? शक्ति एवं शासन। पंचचिन्हित सिक्कों का वर्गीकरण कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? इसके वर्गीकरण के लिए भार भी महत्वपूर्ण है, धातु भी महत्वपूर्ण है, भार भी, प्रतीक भी महत्वपूर्ण है, ठीक। तो प्रूफ सही हो जाएगा। पंचचिन्हित सिक्कों पर मछली का चिन्ह क्या दर्शाता है? मछली का भी चिन्ह मिला है, तो ये जान लेना समृद्धि का प्रतीक दिखाता है। पंचचिन्हित सिक्कों पर बने चिन्ह किस प्रकार के होते थे? ठीक, ज्यामितीय, पशु पक्षी, धार्मिक प्रतीक, तीन सब सही है। ज्यामितीय भी होते थे, पशु पक्षी भी मिलते हैं कभी कभी हमें, और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हमें भूख लग जाती है तो हम खाना खा लेते हैं। मतलब मुझे अभी इस टाइम लगी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसे। अब क्या है, पंचचिन्हित सिक्कों के निर्माण किससे सब प्रणाली नहीं, पंचचिन्हित सिक्कों की निर्माण प्रणाली किससे संबंधित थी? ठीक, राज्य नियंत्रण से एकदम सही। पंचचिन्हित सिक्कों के माध्यम से किसका इतिहास समझ आता है? आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तो तीनों सही हैं, इसलिए उपयोग सभी। पंचचिन्हित सिक्कों का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक कौन सा माना जाता है? सूर्य, तो क्योंकि सबसे अधिक बार मिला है और ये वहाँ की धार्मिक आस्था को दिखाता है। पंचचिन्हित सिक्कों पर अर्धचंद्र का चिन्ह क्या दर्शाता है?
धार्मिक विश्वास को दिखाता है। पंचशील सिक्कों की प्राचीनता का मुख्य प्रमाण क्या मिलता है? उत्खनन से, चिन्ह से, धातु से। ठीक। पंचशील सिक्कों पर बने प्रतीकों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य है क्या? पहचान और प्रमाणिकता। पंचशील सिक्कों पर वृक्ष वेदिका का चिन्ह किसका प्रतीक है? धार्मिक पूजा। इस क्वेश्चन को लिख लेना, हो सकता है नहीं, जल्दी ही आएगा, कल ही आएगा। पंचशील सिक्कों के अध्ययन को कौन सा विज्ञान कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। पंचशील सिक्कों के किस धातु का प्रयोग होता था? चांदी का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है, तांबे का सब नहीं प्रयोग कम हुआ, मतलब हुआ है लेकिन कम हुआ है। ठीक। अब बात की जाए पंचशील सिक्कों में किस धातु का प्रयोग कम हुआ है? हुआ है लेकिन कम हुआ है। सोने का हुआ है गुप्ता पीरियड में और कुषाण पीरियड में। ठीक। पंचशील सिक्कों के माध्यम से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का ज्ञान होता है? तो इसमें मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था का ज्ञान होता है। पंचशील सिक्कों की प्रणाली किस शासन व्यवस्था से विकसित हुई? इसका ऑप्शन महाजनपद काल से हो जाएगा। पंचशील सिक्कों का उपयोग मुख्यतः किस वर्ग द्वारा किया जाता था? तो भाई व्यापारी वर्ग द्वारा किया जाता था। पंचशील सिक्कों पर बने विभिन्न चिन्ह क्या दर्शाते हैं? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, जो धार्मिक और अलग अलग जनपद और राज्य के अधिकार को भी दर्शाते हैं। पंचशील सिक्कों की खोज से क्या प्रमाणित होता है? प्रमाणित होता है कि राजनीतिक संगठन था, आर्थिक उन्नति बढ़िया थी, व्यापारी विकास था। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। खत्म हो गया ना? हाँ, खत्म हो गया भाई। पंचशील सिक्कों में सूर्य का प्रतीक सबसे अधिक बार क्यों मिलता है? क्योंकि ये धार्मिक महत्ता को दिखाते हैं। और फिर हो गया 50वां क्वेश्चन। पंचशील सिक्कों का सबसे बड़ी ऐतिहासिक देन क्या है? आर्थिक इतिहास की जानकारी। अब ये देख लेना, 2 यूनिट कंप्लीट हो गए हैं, 2 यूनिट कंप्लीट हो गए हैं भाई। देख लेना 2 यूनिट में, मतलब इस टॉपिक पे 50 क्वेश्चन थे, तो एक में हो गया है 150, तो 150 में और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 300 क्वेश्चन हो जाएगा। देख लेना, कम से कम आपको इस 2 यूनिट में जितने मैंने 300 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से आपको कम से कम 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, प्रॉमिस। देख लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।